नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं अपार इंडस्ट्रीज़ की। तो अपार इंडस्ट्रीज़ की आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट से इस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स की एनालिसिस होगी। इनको हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि फंडामेंटल्स कहाँ पे हैं, ग्रोथ किस तरह कर रहा है, मार्जिन्स किस तरह कर रहे हैं, कंपनी के कैश फ्लोज़ कैसे हैं, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, उस सब की बात करेंगे और वैल्यूएशन को हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक बेस पे देखेंगे और देखेंगे कि इन जो हिस्टोरिक इनका वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आज का वैल्यूएशन कहाँ पे है। उसके बाद हम टेक्निकल्स की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो उसका मोमेंटम किस तरफ है, उस वहाँ वो हमें क्या बता रहा है, क्या वो ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स में बात करेंगे। इन फ्यूचर कंपनी क्या ऐसा कर रही है जहाँ से उनकी ग्रोथ आ सकती है और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो कि इस ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं। एट द एंड मैं वीडियो को समराइज़ करूँगा, जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूँगा। सपोज़ मेरे को वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उनको ग्रीन कलर से रेट करूँगा। वैल्यूएशंस खराब लग रहे हैं यानी कि एक्सपेंसिव हैं, तो मैं उन्हें रेड से रेट करूँगा। और अगर वैल्यूएशंस ओके-ओके हैं, ना ज़्यादा खराब है, ना ज़्यादा सस्ते हैं, तो उसको हम येलो से रेट करेंगे। और अगेन कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा इसमें। ये मेरा पर्सनल व्यू है और इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये आपको दिमाग में रखना है। मेरा काम है आपको हर एक चीज़ को बताना, उसके बाद आपको उसको एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ करके अपने एनालिसिस में लगाना है कि आपको उसके बाद डिसीज़न लेना है कि क्या आपको कंपनी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद आप जो उसका जो डिसीज़न है वो आपको खुद लेना चाहिए। और चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलरली ऐसा एनालिसिस मिलता रहेगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज़ करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर कंपनी पे कोई वीडियो चाहिए इस फॉर्मेट में, तो आप मेरे को उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। ज अगर मेरे को वो कंपनी समझ आएगी और मुझे लगेगा कि उस कंपनी में कुछ दम लग रहा है या उसके शेयर में कुछ दम लग रहा है, तो हम उसका वीडियो ज़रूर लेके आएँगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो बे कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है कंडक्टर्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स एंड केबल्स। तो उसके साथ-साथ कुछ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को ये ईपीसी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा पार्ट है रेवेन्यू का। मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो कंडक्टर से आता है, उसके बाद लुब्रिकेंट ऑन ऑयल और केबल से आता है। तो केबल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी फ़ास्ट रहा है पिछले कुछ सालों में, जो कि हर एक केबल कंपनी ने पिछले 5-6 सालों में बहुत अच्छा किया है। और उसी तरह अपार इंडस्ट्रीज़ ने भी इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद कंपनीज़ फोकसिंग ऑन हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स विद एक्सपेंशन इन न्यूअर ज्योग्राफीज़। तो कंपनी और तीनों जो इनके सेगमेंट्स हैं, यानी कि कंडक्टर्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स और केबल्स, इन तीनों में हायर वैल्यूएशन और हायर वैल्यू एडेड और हायर मार्जिन प्रोडक्ट में एक्सपैंड कर रही है और साथ ही साथ न्यू ज्योग्राफीज़ में भी इन प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। तो कंडक्टर्स में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स हो गए, या यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने इनकी प्रेज़ेंटेशन से ये फ़ोटो लिया है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए कंडक्टर्स होते हैं, या और डिफ़रेंट टाइप के कंडक्टर्स विंड एनर्जी में, सोलर प्लांट्स में, तो इन डिफ़रेंट तरीके के कंडक्टर्स जो है वो कंपनी बनाती है। और इसी के साथ अगर हम लुब्रिकेंट एंड ऑयल्स की बात करें, तो उसमें जो व्हीकल्स में ऑयल्स यूज़ होते हैं, जैसे एडब्लू हो गया, या फिर आपका मोबिल हो गया, या फिर और क डिफ़रेंट तरीके के लुब्रिकेंट जो कि अ, फार्मा प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं या फिर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, तो वो सब कंपनी बनाती है। उसी के साथ ऑटो कंपोनेंट्स में भी काफ़ी जो लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं, उन तरीके के ऑयल्स वगैरह कंपनी बनाती है। और केबल्स में कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, डिफेंस रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड, इन सब की केबल्स जो है वो बनाती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस सेगमेंट को भी ये केबल सप्लाई करती है। तो इनका जो केबल सेगमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स जो जहाँ पे कमोडिटाइज़्ड केबल्स भी हैं, उनके कंपैरिज़न में इनका जो ज़्यादा फ़ोकस है वो स्पेशलाइज़्ड केबल जो है उनमें है। जो ईवी में यूज़ होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होती हैं, या रेलवे में यूज़ होती हैं, उन सब केबल्स में इनका ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं ज जैसा कि मैंने बात बताया आपको कि कंडक्टर से 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है, उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल और केबल से आता है। और केबल इन तीनों में से फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट रहा है पिछले 3 सालों में, जो कि हर एक जो मैन्युफैक्चरर है उसने बहुत अच्छा किया है पिछले 5 सालों में। और अब हम बिज़नेस के बाद बात करते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में सबसे पहले ग्रोथ और मार्जिन्स की बात करेंगे, पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर में ये किस तरह से रहे हैं उनकी बात होगी। उसके बाद हम रिटर्न रेशियोज़ की बात करेंगे जिसमें हम आरओसीई और आरओई की बात करेंगे।
फिर हम कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कन्वर्जन जो रेट है उसको देखेंगे कि कंपनी जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है उसको कैश में कितना कन्वर्ट कर पा रही है। उसके बाद हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर ये कोविड का साल छोड़ दे तो उसके अलावा ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग रहा है पिछले चारों सालों में। और सेम विद पैट ग्रोथ जो है 2025 में डी ग्रो किया है। उसका रीजन क्या है, ये ईपीएस ग्रोथ है ना कि पैट ग्रोथ। तो ईपीएस ग्रोथ जो है वो डी ग्रो किया है। उसका रीजन क्या है कि कंपनी ने रिसेंटली इक्विटी डाइल्यूट की थी, 1000 करोड़ का क्यूआईपी किया था, जिसको जो कि इन फ्यूचर कंपनी को फंड चाहिए ग्रो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए, या और जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है उसके लिए। तो वो उस वजह से इन्होंने जो है वो अपना इक्विटी डाइल्यूट किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो शायद इनको बैलेंस शीट ये देखिए। तो 2023 में 38 का इक्विटी कैपिटल था, और 2024 में और 2025 में 40 का इक्विटी कैपिटल हो गया। तो इस वजह से उनका वो जो ईपीएस जो था वो पर शेयर अर्निंग डीग्रोथ हुआ है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है। और सेम अगर पिछले हम 4 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लगभग 16 17-18% का सीएजीआर हम पकड़ें तो। और उसके बाद अगर हम पैट की बात करें तो 3 क्वार्टर में थोड़ा कम है, लेकिन अब आई थिंक लाइक टू लाइक अगर हम ईपीएस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में अच्छा किया है जो लास्ट क्वार्टर था। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पे पैट ग्रोथ, अगर इन इन पैट की ग्रोथ की बात करें तो पैट ग्रोथ इन्होंने सिर्फ ये क्वार्टर में डिग्रो हुआ, और इस मार्च 2024 और दिसंबर 2024 में डिग्रो हुआ है। उसके अलावा हर एक क्वार्टर में पैट का बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया, और जो कि एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल ग्रोथ हमें ठीक लग रही है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, स्पेशली कोविड के बाद आई थिंक इनका ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। ये अगर आप देखें तो कोविड से पहले 2014 से लेके 2019 तक जो 4,500 करोड़ का रेवेन्यू था वो लगभग 8,000 करोड़ का हुआ था। तो 5 साल में लगभग डबल हुआ था। तो करीब-करीब अगर आप पकड़ें तो 15% 14% का सीएजीआर कर रही थी। लेकिन वहाँ से देखिए, एक तो बेस छोटा हो गया क्योंकि अगले 2 साल डीग्रो किया कंपनी ने। 2020 और 2021 में डीग्रो हुआ, और उसके बाद 2021 से अगर हम 2025 तक देखें तो रेवेन्यू लगभग 3 गुना रेवेन्यू हो गया, मतलब 4 सालों में 3 गुना। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया पिछले लगभग 3-4 सालों में कंपनी ने। और उसका रीज़न ये भी है कि पिछले जो 2019 से लेकर 2021 तक डीग्रोथ हुआ था, उसकी वजह से 2021 में जो बेस था वो छोटा था, उसके उसके बाद उस छोटे बेस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई। और साथ ही साथ मार्जिन भी कंपनी के इम्प्रूव किए। अगर आप यहाँ पे देखें तो 7% के आसपास मार्जिन रहा करते थे उससे पहले, लेकिन पिछले 2-3 सालों में 9-10% पे पहुंच गए हैं। उसका रीज़न क्या है? एक तो कंपनी हायर मार्जिन प्रोडक्ट में जा रही है, जो कि कंडक्टर सेगमेंट में अगर हम देखें तो पहले जो लो मार्जिन काम करती थी कंपनी, वहाँ से हायर मार्जिन में शिफ्ट हो रही है। और दूसरा, कंपनी का जो केबल सेगमेंट है उसमें मार्जिन जो है, EBITDA मार्जिन, वो लगभग 10% के हैं। तो जैसे-जैसे वो स्केल कर रहा है, मार्जिन कंपनी के इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अब अगर हम ग्रोथ के बाद बात करें कंपनी के मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स अगर आप देखें तो 5 साल का एवरेज 7.8 का है, और 10 साल का एवरेज 7.38 का है। और जो कि आज 8.3 का चल रहा है, एफवाई 2025 में 8.3 के EBITDA मार्जिन्स हैं। और पिछले 4 क्वार्टर में भी EBITDA मार्जिन जो है अराउंड 9% के आसपास पहुंच गए हैं। मार्च अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे मार्च नहीं, आई थिंक जून का ये क्वार्टर था, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया। तो ये जून के क्वार्टर की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं यहाँ पे ये चेंज करना भूल गया, तो इसलिए इट्स ओके। ये जून है, और ये मार्च है हमारा, ये दिसंबर, और ये सितंबर। तो ये नाम यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया, लेकिन ये रिसेंटली 9% पे इनके बिट्टा मार्जिन जो है वो पहुंच गए हैं। तो मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और इन फ्यूचर कंपनी बोल रही है कि अगर जैसे जैसे इनका जो हायर वैल्यू एडेड का मिक्स है वो चेंज होगा, तो शायद मार्जिन, जो ब्लेंडेड मार्जिन है, वो शायद थोड़ा और इम्प्रूव यहाँ से कर जाएं। तो अगर हम मार्जिन्स के बाद बात करते हैं रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न रेशियोज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप आरओई की बात करें, चाहे आप आरओसी की बात करें, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईज़िली दोनों 20% से ऊपर हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लोज़ की, तो अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज थोड़ा डाउन साइड की तरफ है। 42% कम है। उसका रीज़न क्या है? एक तो 2024 में नेगेटिव कैश फ्लो। उसका रीज़न अगर हम देखें तो शायद इनका आई थिंक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया था। तो ये थोड़ा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिसीवेबल्स 8 साढ़े 800 करोड़ थे, जो थे वो 900 समथिंग करोड़ पे पहुँच गए। और उसके बाद अगर हम बात करें पेबल्स, जो कि पहले कंपनी जो उधारी पे सामान खरीद रही थी, उस उन्होंने अकाउंट्स जो है पेबल्स हैं उनको कम किया, तो उस वजह से 400 करोड़ उधर गया। तो 500-600 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल था उस साल बढ़ गया। उस वजह से इनके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 20
24 में नेगेटिव है, लेकिन अगर हम उसको इंक्लूड करके भी देखें तो 42% के थोड़े लोअर साइड में है। लेकिन अगर हम इस साल को निकाल दें तो उसके अलावा अराउंड 55-60% के आसपास ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कन्वर्जन है, जो कि ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा लो है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम इतना बुरा नहीं से बोल सकते, क्योंकि जब कोई बिज़नेस ग्रो कर रहा था तो एक आधा साल ऊपर-नीचे होता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम इनके 24 और 22 को अगर निकालें, तो उसके अलावा इनके जो कैश कन्वर्जन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, और इन पास्ट भी आई थिंक इनका कन्वर्जन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ओवरऑल हम इसे बुरा नहीं बोल सकते। तो ओवरऑल काफ़ी ठीक-ठाक इनका जो कैश फ्लो कन्वर्जन है वो है। तो कैश फ्लो कन्वर्जन के बाद अगर हम डेट पे आ जाएँ तो डेट कंपनी की बैलेंस शीट पे है, लेकिन कंपनी नेट डेब्ट लेवल पे फ्री है। नेट डेब्ट डेट लेवल पे डेट फ्री है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका ये देखिए, तो इनका बोरोइंग लगभग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंक्लूडेड लाइक 470 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल अराउंड 415 करोड़ का था। तो वहाँ से 470 करोड़ का बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैश देखें इनके बैलेंस शीट पे, तो कैश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 760 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो बेसिकली नेट डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। तो डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर हम इस सब के बाद वैल्यूएशंस पे आ जाएँ, तो वैल्यूएशंस में अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस काफ़ी महँगे हैं आज के डेट में। अगर आप 38.7 टाइम्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओवरऑल कई सारे आज के डेट में शेयर हैं वो 45-50 के मल्टीपल पे चल रहा है, तो ये सस्ता लग रहा है, लेकिन सस्ता नहीं है। अगर आप इसकी हिस्टोरिक एवरेज देखें 18.4 और 10 साल का एवरेज 18 टाइम्स है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो तो 2014 से लेकर 2020 तक का ग्रोथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक-ठाक ग्रोथ था। उसके बाद इसको थोड़ा सस्ता वैल्यूएशन मिलता था। उसके बाद ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पिछले कुछ सालों में। तो इसीलिए इनका जो वैल्यूएशंस है वो 2022 और 23 में एक्सपैंड होना शुरू हुआ, और होते-होते टॉप में 50 टाइम्स के आस-पास पहुँच गया था, 52 टाइम्स, जो कि अब करेक्ट होके 38 टाइम्स जो है, इससे पहले 25 पे भी गिरा था। तो बेसिकली थोड़े से हायर साइड में वैल्यूएशंस, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए शायद इस वैल्यूएशन पे कंसीडर कर सकते हैं आप, देख सकते हैं स्टॉक को। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। और सेम प्राइस टू सेल्स थोड़ा सस्ता है, क्योंकि मार्जिन्स जो है वो कम है, तो इसलिए प्राइस टू सेल्स उतना महँगा नहीं है। लेकिन अगर हिस्टोरिक कंपैरिज़न की तरह हिस्टोरिक जो लेवल्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो प्राइस टू सेल्स भी काफ़ी महँगा नज़र आता है। उसका रीज़न एक और ये भी है कि मार्जिन्स जो हैं वो पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2021 तक 7% के आसपास का एवरेज मार्जिन था, लेकिन उसके बाद 2023 में 9%, 10% और अभी 9% के आसपास स्टेबल लग रहे हैं। और इन इन फ्यूचर मैनेजमेंट का प्रेडिक्शन है कि अगर, नॉट प्रेडिक्शन बट मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि अगर यहाँ से केबल का सेल बढ़ता है और थोड़ा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनका सेल बढ़ता है, तो शायद मार्जिन थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। और सेम ट्रेंड हमें प्राइस टू बुक में देखने को मिल रहा है, जो कि एवरेज लेवल से काफ़ी महँगा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस थोड़े से महँगे वाली साइड है, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम वैल्यूएशन को बोल सकते हैं कि ठीक है, शायद सस्टेन कर जाए, अगर ग्रोथ सस्टेन करे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिक लेवल से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा महँगे वैल्यूएशंस हैं, और आई थिंक कि इस लेवल पे वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज़ जब वैल्यूएशन इस लेवल पे होते हैं तो यहाँ पे फिर जो डाउनसाइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर सपोज़ एक आधा साल भी ग्रोथ कम हुआ तो ये जो आज 38 का मल्टीपल आपको दिख रहा है पीई लेवल पे, ये आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये 20 टाइम के आसपास आ गया, और आपका 50% जो शेयर प्राइस है वैसे डाउन हो जाता है। तो इसलिए वैल्यूएशन को आप ज़रूर ध्यान में रखें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगेन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ना ही मेरा कोई ये है कि अगर आपके पास है तो आप बेच दें, या अगर आपके पास नहीं है तो मत लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना रिसर्च खुद करें। मेरा काम था आपको बताना कि ये रिस्क फैक्टर है इसमें। अब आपको इसको कंसिडर करना है कि आपको ये रिस्क लगता है या नहीं लगता, और उस हिसाब से आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो आपको खुद डिसीजन लेना है। तो वैल्यूएशन के बाद अगर हम टेक्निकल्स पे भी आ जाएँ, तो बेसिकली प्राइस ट्रेंड जो कि अपवर्ड में दिख रहा था 2022 जून से लेके जनवरी 2025 में, वो अब लग रहा है कि थोड़ा-सा ब्रेक कर रहा है उस ट्रेंड को। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा ब्रेकआउट दिया था इसने, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट 2022 मई-जून में ब्रेकआउट किया, उसके बाद 1 स्ट्रोक ऊपर गया। स्टॉक वहाँ से आई थिंक लगभग ₹600 का स्टॉक 10,000 हो गया, यानी 15 16-17 गुना के आसपास स्टॉक हुआ, और उसके बाद अब वो ट्रेंड टूटा है। अब यहाँ से आई डोंट नो कि ये नीचे को ट्रेंड शुरू होगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और ओवरऑल मार्केट थोड़ा ठंडा नज़र आता है, तो शायद यहाँ से हमको थोड़ा और करेक्शन देखने को मिले, या फिर एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाना तो शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए अगर आप देखें
तो 2022 जून में अगर हम इनके वैल्यूएशंस देखें तो 15 टाइम मल्टीपल पे मिल रहा था, या 14-15 टाइम, मतलब 12 से 15 टाइम के मल्टीपल में स्टॉक मिल रहा था, जो कि 50 के ऊपर का मल्टीपल पहुंच गया। तो उसी वजह से प्राइस इतना तेजी से बढ़ा। अब यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है वो सस्ते नहीं है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इन फ्यूचर अगर स्टॉक चलेगा भी, अगर वैल्यूएशन यहाँ पे सस्टेन करते हो तो अपने अर्निंग जिस हिसाब से ग्रो होगी उस हिसाब से चलेगा। अगर यहाँ पे आप 22 से 23 24 का अर्निंग ग्रोथ देखें तो ये देखिए, तो 2022 में 250 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था वो 825 करोड़ हो गया। उसका रीजन क्या था? वैल्यूएशन एक्सपेंशन और अर्निंग्स ग्रोथ, ओ सॉरी, रेवेन्यू ग्रोथ। तो इन दोनों कारण के चलते जो प्रॉफिट्स है वो 3 गुना हो गए विद इन 1 ईयर, 3 गुना से ज्यादा हो गए ब्रदर। और जो स्टॉक प्राइस है उसके उसके लाइक इस प्रॉफिट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ा है। उसका रीजन क्या है? वैल्यूएशन एक्सपेंशन। तो अब जो वैल्यूएशन है वो यहाँ से एक्सपैंड करना उतना ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है। लेकिन अगेन, मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, तो आपको अपना रिसर्च खुद करना है और खुद ही डिसीजन लेना है कि आपको शेयर लेना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है वो आज के डेट में काफी नेगेटिव नजर आता है प्राइस लेवल पे। उसके बाद देखा जाए, डाउनवर्ड ट्रेंड माइट स्टे फॉर अ व्हाइल बिकॉज वैल्यूएशन लुक एक्सपेंसिव। जैसा कि मैंने बोला कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगे लग रहे हैं, उस वजह से शायद ये ट्रेंड थोड़ा और कंटिन्यू कर जाए, थोड़ा और प्राइस गिर जाए, या फिर यहाँ से साइडवेज चला जाए अगर ग्रोथ कंटिन्यू करता है और थोड़े वैल्यूएशन जब रीजनेबल होंगे तब स्टॉक दोबारा चले। तो आज की डेट में आई थिंक इट्स बेटर टू वेट। लेकिन अगेन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, फिर मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बोल देता हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स बेटर कि आज के डेट में आप शेयर को, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लें, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे नजर आते हैं। तो चलिए, अगर हम प्राइस मोमेंटम के बाद, प्राइस ट्रेंड के बाद बात करते हैं कंपनी के डेवलपमेंट्स की, तो कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड कैपेसिटी अक्रॉस ऑल थ्री सेगमेंट्स। ऑल थ्री नहीं, आई थिंक ये कंपनी जो बेसिक इनका जो मेन एक्सपेंशन है वो केबल्स में और कंडक्टर्स में है, और वहीं जो ऑयल और लुब्रिकेंट का इनका बिजनेस है वहां पे ये उतना तेजी से एग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं करना चाहते। वहां पे ये जैसे जैसे डिमांड आएगा उस हिसाब से एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन जो केबल और कंडक्टर सेगमेंट है उसमें मैनेजमेंट काफी बुलिश है, और वहां पे जो हायर वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो फोकस ऑन हायर मार्जिन एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो वहां पे भी जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट में नहीं हो रहा है, वहां पे हो रहा है जहां पे मार्जिन अच्छे हैं, डिमांड अच्छी है और कंपटीशन कम है। तो इन फ्यूचर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को मूव कर रही है। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स विल बी टारगेटेड टुवर्ड हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज लाइक रिन्यूएबल्स, रेलवेज एंड ईवीज। तो जो ये हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ये स्पेशलाइज्ड है इन इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे कंपनी जो नए प्रोडक्ट है वो ज्यादा लॉन्च कर रही है। उसके बाद कंपनी इज टारगेटिंग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन ऑल थ्री सेगमेंट्स विद केबल सेगमेंट बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग ऑल थ्री। तो कंपनी जो है वो तीनों सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी। लेकिन जो केबल सेगमेंट है वहां पे कंपनी का गाइडेंस है लगभग 20 से 25% का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। वहीं जो कंडक्टर है वहां पे 15% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ, और जो जो इनका ऑयल लुब्रिकेंट एंड ऑयल का बिजनेस है वहां पे भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलेगी वॉल्यूम टर्म में, नॉट वैल्यू। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम टर्म में कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है तीनों सेगमेंट्स में। और एज ऑन जून 2025 कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 9,000 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे अगर हम इनका Q1 का वो देखें तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक अपना ऑर्डर बुक दिया था, ये देखिए, तो 7,789 करोड़, 7,797,9 का जो ऑर्डर बुक है वो इनका है इसमें कंडक्टर सेगमेंट में। और अगर हम केबल सेगमेंट में आ जाएं तो वहां पे इनका ऑर्डर बुक है 1653 करोड़ का। तो ये टोटल बनता है लगभग लगभग 93-9400 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी का, जो कि FY26 में एग्जीक्यूट होगा। वहीं जो लुब्रिकेंट का बिजनेस है उसमें ऑर्डर बुक पे काम नहीं करता, उसमें मेरे ख्याल से क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कुछ, तो इसलिए उसमें कुछ भी ऑर्डर बुक नहीं है। तो इसलिए इसलिए वहां पे कोई भी ऑर्डर बुक नहीं है। लेकिन उसके अलावा ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है कंपनी का। तो अब की डेवलपमेंट्स के बाद हम की रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी रहते हैं जब डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ रिस्क तो हमेशा रहता है। तो उसके बाद देखें, डिमांड इन केबल सेगमेंट इज वेरी स्ट्रांग, नो डाउट अबाउट दैट कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन, या आप KEI देख लें या पॉलीकैब देख लें, या जो नए एंट्रेंट्स अब आ रहे हैं बिरला और अडानी, तो जो ये कैपेसिटीज आ रही हैं, आई डोंट नो कि इतना डिमांड तेजी से बढ़ पाएगा कि नहीं, क्योंकि कैपेसिटीज काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, चाहे वो डायनामिक केबल्स हो जाए, चाहे RR केबल हो जाए, चाहे पॉलीकैब हो जाए, पैरामाउंट हो जाए, KEI हो जाए। तो ये सब कंपनीज जो है वो केबल बिजनेस में है, ये अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिरला और अडानी भी केबल इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवर कैपेसिटी होने का एक रिस्क होता है अगर डिमांड स्लो डाउन होता है तो।
उसके बाद अगर हम देखें, ऑल थ्री सेगमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट। तो इनके जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो इसलिए कोई भी अगर वहां पे प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक लेवल पे, जैसे आज के डेट में जियो पोलिटिकल आप सिचुएशन देखें, टैरिफ वॉर चल रहा है, ये सब, तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो शायद कंपनी का जो डिमांड है वहां पे इम्पैक्ट हो, और अगर वैसा होता है तो इनका जो रेवेन्यू है और साथ ही साथ मार्जिन है उस पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2021 और ये देखिए, तो अगर हम 20 से बात करें तो 19 तक ग्रोथ काफी स्ट्रांग था। ये देखिए हर साल अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, बीच में थोड़ा बहुत हिकअप आया था, लेकिन उसके बाद 2021 में जब कोविड आया तो ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, तो उस वजह से दोनों साल बड़ा डीग्रोथ हुआ कंपनी का। और जो इनके मार्जिन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर गए थोड़े से। इनके मार्जिन लगभग सेम ही रहते, लेकिन इबिटा लेवल पे, ऑपरेटिंग लेवल पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई। तो इस तरह का इम्पैक्ट दोबारा भी देखने को मिल सकता है अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन दोबारा आता है या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो होती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस भी कोई सस्ते नहीं है। ये देखिए अगर 2020 की बात करें तो वहां पे अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, तो शेयर प्राइस आई थिंक ज्यादा नहीं गिरा था इनका। ये देखिए, तो 2020 में जब कोविड आया था उस दौरान इनका, उससे पहले ही शेयर 400 का शेयर लगभग 300 के आसपास, नहीं, 50% गिर गया था 2019 से। तो पहले ही गिर रहा था, लेकिन जनवरी जो 2020 है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं गिरा था उतना। तो उसमें लगभग 400 का शेयर लगभग 300 पे आया था, तो 20-30% का कोई खास गिरावट नहीं थी, जैसे कि उस समय बाजार गिरा था। 50-60% तो स्टॉक ऐसे ही गिर गए थे वहां पे। तो उनका इतना ज़्यादा नहीं गिरा था। उसका रीज़न क्या था? एक तो वैल्यूएशन जो थे उतने एक्सपेंसिव नहीं थे, ये देखिए। तो 2019 में जो थे एंडिंग में 12 का पी था, जो कि गिर के 6 का हो गया। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो पी बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, और मार्जिन हाई है उसके बावजूद भी पी सस्ता नहीं है। और सेम ट्रेंड जो है वो हमें प्राइस टू सेल्स में दिख रहा है, तो वैल्यूएशन हायर साइड में है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है कि अगर उस तरह से अगर 1-2 साल डीग्रोथ आ गया कि हो सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए या कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, कई कई का सारे कारण की वजह से डीग्रोथ आ सकता है। तो वहां पे जब हायर वैल्यूएशन से प्राइस गिरता है तो 60-70% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको देखने को मिल जाए। लेकिन ये अगेन एक मेरा एजम्पशन है, मेरे मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, तो सब कुछ सही हो। उसको उस लिहाज से अगर ग्रोथ कंटिन्यू करती है तो उस लिहाज से वैल्यूएशन फिर भी ठीक ठाक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी समरी पे। तो बेसिकली ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, और इन फ्यूचर भी इंप्रूव होने की उम्मीद है मैनेजमेंट को, जैसे वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, और साथ ही साथ केबल का जो शेयर है वो बढ़ेगा उससे। उसके बाद रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें, बहुत ही स्ट्रांग है। कैश फ्लो थोड़ा सा डाउन है मेरे हिसाब से, लेकिन वो अगर आप 1 साल निकाल दें तो उसके अलावा ठीक ठाक है। लेकिन हम इसे येलो रेट करेंगे क्योंकि उतना अच्छा नहीं है कैश फ्लो। 42% का एवरेज है 5 साल का, जो कि ऑन द लोअर साइड है। उसके बाद डेट टू इक्विटी, डेट लेवल पे नेट डेट फ्री है कंपनी, तो वहां पे हम उसको ग्रीन रेट करेंगे। ओवरऑल फंडामेंटल्स को हम ग्रीन रेट करेंगे, यहाँ पे मैंने किया नहीं है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स को हम ग्रीन रेट करेंगे। तो फंडामेंटल्स हमारे अच्छे हैं, ओवरऑल फंडामेंटल्स बुरे नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा कैश फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम है, एंड वो भी अगर आप 1 साल जो है 2018 का, सॉरी 2018 नहीं, 2024 का यहाँ पे अगर आप देखें तो उसमें कैश फ्लो नेगेटिव था। हाँ, तो 2024 का अगर हम निकाल दें तो उसके अलावा इनका कैश फ्लो भी ठीक-ठाक है, अच्छा है। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन तो क्लियर कट नो है हमारे लिए। नो भी नहीं बोल सकते, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई साइड में है, क्योंकि अगर ग्रोथ कंटिन्यू करता है तो उस हिसाब से वैल्यूएशन सस्ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशन थोड़ा-सा हायर साइड में है, तो इट्स बेटर टू बी कॉशियस इन ऑन वैल्यूएशंस। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना की सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा वेट कर लें। इट्स बेटर कि वैल्यूएशन अगर नीचे मिलता है तो आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे अगर आप देखें भी तो ये देखिए, अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स से चलो देख लेते हैं, ये 2.6 टाइम से गिर के 1.1 आ गया था बिटवीन जनवरी ऑफ 2025 एंड अप्रैल ऑफ 2025। तो सिर्फ 4 महीने में स्टॉक प्राइस जो था वो 10,500 का गिर के 5,000 पे आ गया था। 50% स्टॉक गिर गया था सिर्फ 4 महीने में। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके बाद वहां पे प्राइस स्टेबलाइज होता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आज की डेट में मेरे हिसाब से वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। उसके बाद टेक्निकल्स भी देखें तो ट्रेंड प्राइस जो है वो हमें कोई इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। प्राइस ट्रेंड अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें तो डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ आ गया, क्योंकि पिछला जो हाई है उसने तोड़ा नहीं है। तो हायर हाईज बनाता बनाता स्टॉक जो है वो लोअर लोज की लो सो हाई देखिए, यहाँ पे यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स, यानी हर एक जो हाई था वो पिछले हाई से ऊपर था, हर एक जो लो था वो पिछले लो से ऊपर था। तो इस तरह का ट्रेंड बनाया था। अब वहां से ये लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स की तरफ जा चुका है। आई डोंट नो कि यहाँ से स्टॉक और गिरेगा या साइडवेज जाएगा,
क्योंकि वैल्यूएशन आज भी काफ़ी हाई है और अगर ग्रोथ में थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम आता है, तो शायद स्टॉक की दोबारा से पिटाई हो सकती है। तो ओवरऑल टेक्निकल्स भी हमें उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा, जिससे कि आप किसी स्टॉक को खुद कैसे एनालाइज़ करते हैं, सीख पाएँगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसा वीडियो चाहिए, तो उसका कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर नाम लिखें। अगर मेरे को वो बिज़नेस समझ आएगा, अगर मेरे को लगेगा कि कंपनी में दम लग रहा है, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।